हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और पिछले लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड का स्टडी कर रहे थे। यानी पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पर चर्चा कर रहे थे। किस पॉइंट पे? मैग्नेटिक फील्ड पर। एंड यू नो दैट if current is passing through a conductor or wire, then a magnetic field produce around the wire। यानी यदि किसी वायर से करंट पास करता है तो उस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। बट हाउ टू बी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, आज इसकी चर्चा करेंगे। तो जब किसी वायर से, जब किसी कंडक्टर से करंट पास करता है तो उस करंट के वजह से कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और उस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए, पता करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए बायो-सवार्ट ने, ये दो साइंटिस्ट है, दोनों फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे। बायोट अलग थे, सवार्ट अलग थे। तो ये दोनों साइंटिस्ट बायोट और सवार्ट ने एक लॉ दिए और उसी लॉ को हम लोग क्या कहते हैं? बायो-सवार्ट लॉ। यानी बायो और सवार्ट साहब किस चीज के लिए लॉ दिए थे? क्या कैलकुलेट करने के लिए लॉ दिए? तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। किसके कारण? तो जब किसी वायर से करंट पास करता है और उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है तो उसके वैल्यू को फाइंड करने के लिए बायो-सवार्ट एक रूल दिए, एक लॉ दिए, जिसे हम लोग बायो-सवार्ट लॉ कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं। In 1920, Biot and Schwartz are given a law to find value of magnetic field around current carrying wire, and this law is called Biot-Schwartz law। सबसे पहले व्हाट इज बायो-सवार्ट लॉ? तो 1920 ईस्वी में बायो और सवार्ट ने क्या दिया? एक नियम दिया। किस लिए भाई? क्यों नियम दिए? तो टू फाइंड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को ज्ञात करने के लिए। कैसा मैग्नेटिक फील्ड? तो अराउंड करंट कैरिंग वायर, किसी करंट कैरिंग वायर के अराउंड, किसी करंट कैरिंग वायर के चारों ओर। और उसी रूल को, उसी लॉ को हम लोग क्या कहते हैं? बायो-सवार्ट लॉ। तो एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। इन 1920 बायो एंड सवार्ट आर गिवन ए लॉ टू फाइंड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग वायर, एंड दिस लॉ इज कॉल्ड बायो-सवार्ट लॉ। तो जो बायो-सवार्ट लॉ मिला वह किसी करंट कैरिंग वायर के वजह से डेवलप मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को फाइंड करने के लिए दिए।
यानी जो बायो-सवार्ट लॉ है उसका यूज कब होगा, तो जब किसी वायर से, किसी कंडक्टर से करंट पास करेगा और उस करंट के वजह से क्या डेवलप करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके वैल्यू को फाइंड करने के लिए, उसके वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बायो-सवार्ट ने लॉ दिया। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला चाहिए, एक्सप्रेशन चाहिए। तो यहां पे नेक्स्ट टॉपिक होगा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब यहां पे हम लोग निकालेंगे फॉर्मूला। जैसे एक वायर ले लेते हैं हम, ये वायर हो गया, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ये वायर हो गया, ठीक है। इस वायर को हम नाम दे देते हैं एक्स वाई। एक्स वाई वायर है और इससे करंट जा रहा है आई, किधर से किधर, फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स से वाई की ओर। और चूंकि इस वायर कहने का मतलब एक छोटा लेंथ नहीं होता है, वायर जब भी होता है थोड़ा बड़ा लेंथ का होता है, इनफिनाइट लेंथ जनरली हम लोग एज्यूम करते हैं। तो ये तो बहुत छोटे छोटे लेंथ से मिला होगा। कोई भी जो मान लो एक स्टिक ले लेते हैं, 1 मीटर का छड़ी ले लेते हैं, तो 1 मीटर छड़ी बहुत छोटे छोटे डीएल 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 लेंथ से बना है। तो मान लो कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। तो अगर इस वायर से करंट जा रहा है और हम ये कहें कि यहां पे पॉइंट P है, यहां पे पॉइंट P है और इस P पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, इस P पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। जैसा कि आप जानते हैं कि इधर डायरेक्शन तो इनवर्ड होगा, राइट हैंड थंब रूल, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल वी हैव टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो एट पॉइंट P पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो पता कर सकते हैं। तो इधर किधर होगा, इनसाइड, तो यहां तो क्रॉस डायरेक्शन ले लेंगे। बट वायर से जैसे जैसे ये प्रैक्टिकली पता है कि अगर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है, तो हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड घट जाता होगा, तभी तो हम लोग नीचे रहते हैं वो खींच नहीं पाता है। समझ रहे बात को। तो दूरी जो डिस्टेंस है वह कहां से मेजर करे, क्योंकि अगर यहां से डिस्टेंस मेजर करे तो कुछ और होगा, अगर यहां से डिस्टेंस मेजर करे तो कुछ और होगा, यहां से डिस्टेंस मेजर करे तो कुछ और होगा, और अलग अलग डिस्टेंस है। तो आखिर कहां से मेजर करें, तो कोई एक पॉइंट तो एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि बहुत छोटे छोटे लेंथ से मिलके बना है और इसका एक लेंथ हम ले लेते हैं यहां पे dl, यानी ये जो लेंथ है मैंने इसको ले लिया dl। कितना ले लिया, dl, यानी ये जो लेंथ है इसको मैंने dl मान लिया, dl। ये जो लेंथ है इसको मैंने कितना ले लिया, dl। अब इस dl के वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल रहे हैं। अब रहा कि dl का डायरेक्शन किधर लिया जाएगा, तो ये जो लेंथ एलिमेंट है एक वेक्टर माना जाता है, क्योंकि छोटे से लेंथ का एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है, तो इसको हम वेक्टर मानेंगे। तो वेक्टर का डायरेक्शन किधर लेंगे, तो जो करंट की डायरेक्शन है वही लेंथ एलिमेंट का भी डायरेक्शन माना जाता है, यानी ये जो dl वेक्टर होगा इसका भी डायरेक्शन मानेंगे x टू y, ठीक है। अब इसके मिडिल पॉइंट से यहां पे एक पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं, ये, यानी जिस पॉइंट को निकालना है, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसकी पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं आर वेक्टर, स्मॉल आर वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर वेक्टर मानने का मतलब है कि इसकी जो डिस्टेंस होगी वह आर होगी, ये वेक्टर फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वह कितनी हो जाएगी, आर, ठीक है। और यहां पे चूंकि डीएल वेक्टर माने ये तो ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा करंट के डायरेक्शन में, तो यहां पे एक एंगल क्रिएट होता है और इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। तो थीटा यहां किसके बीच का एंगल है, तो डीएल और आर वेक्टर, यानी ये जो लेंथ एलिमेंट है, डिस्टेंस एलिमेंट जो है लेंथ एलिमेंट, ये लेंथ एलिमेंट डीएल और पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर का बीच का एंगल है। तो हमने क्या माना कि एक्स वाई एक वायर है, एक्स वाई एक वायर है। ध्यान देंगे मेरे भाई, क्या माने हम, तो एक्स वाई एक वायर है जिससे करंट जा रहा आई, और इस वायर से जब करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो हमको पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है जो कि डीएल यानी लेंथ एलिमेंट से कितनी डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे let us consider
लेट अस कंसीडर XY इज कंडक्टर, ले लेते हैं, इज कंडक्टर। कंडक्टर के जगह आप क्या लिख सकते थे, वायर भी लिख सकते थे। एंड कैपिटल I करंट पासिंग थ्रू इट। और इससे कितना करंट पास करता है, I करंट। सबसे पहले हमने माना कि XY एक कंडक्टर है या वायर है। XY एक कंडक्टर या वायर है जिससे करंट कितना जा रहा, I जा रहा। ठीक है यहां तक, ठीक है। तो हमने क्या माना, लेट अस कंसीडर XY इज कंडक्टर एंड I करंट पासिंग थ्रू इट, और इससे I करंट पास कर रहा है। इतना तो आपको पता है। एंड वी हैव टू फाइंड, और हम लोग को बताना है, क्या बताना है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। एंड वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और हम लोग को बताना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर, तो एट पॉइंट P। तो किसके वजह से, P पे तो बताना है, बट ये पूरे लेंथ के वजह से नहीं, ये पूरे लेंथ की वजह से नहीं, सिर्फ किसकी वजह से, DL की वजह से, ड्यू टू, और इस DL को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यू टू लेंथ एलिमेंट। इस DL को क्या बोलते हैं, लेंथ एलिमेंट, ड्यू टू लेंथ एलिमेंट, ड्यू टू लेंथ एलिमेंट DL, ड्यू टू लेंथ एलिमेंट DL। तो हम लोग को P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है, किस पे, पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है, किसकी वजह से, तो लेंथ एलिमेंट DL की वजह से, यानी इस पूरे वायर की वजह से नहीं, DL की वजह से। तो DL की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो भी छोटा होगा, तो इस B को हम क्या लिखेंगे, DB वेक्टर। ठीक है। अब देखो यहां पे बात थोड़ी सी प्रैक्टिकली होगी, ये एक्सपेरिमेंट में ऐसा पाया गया है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कुछ पॉइंट पर डिपेंड करती है, कुछ फैक्टर पर डिपेंड करती है, तो वो प्रैक्टिकली बात होगी। इतना तो मान लिए कि XY एक कंडक्टर है जिससे I करंट जा रहा है, हम लोग को P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है लेंथ एलिमेंट DL की वजह से। ठीक है। अब देखो यहां पे प्रैक्टिकली, ये एक्सपेरिमेंटली भी बोल सकते हैं। ठीक है। प्रैक्टिकली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी जब बायो और श्वार्ट्ज साहब ने एक्सपेरिमेंट किए, जैसे वायर से करंट निकाल के यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड के लिए जब एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने कुछ पॉइंट पाया जिस पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा था, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ थी वो कुछ पॉइंट पर डिपेंड कर रही थी, उसी पॉइंट को हम नोट करेंगे। तो प्रैक्टिकली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिपेंड अपॉन फॉलोइंग पॉइंट्स। तो कुछ पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करता है, ये प्रैक्टिकली देखा गया। तो पहला पॉइंट, आप सिंपली सोच के बोलो कि अगर इस वायर से करंट नहीं जाएगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, नहीं होगा ना। इससे जब करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जब करंट नहीं जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। सिंपल सी बात है। जब स्ट्रॉन्ग करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जब लार्ज अमाउंट का करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लार्ज होगा, जब बहुत कम करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। मतलब कैसा रिलेशन हो गया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो वही पहला लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम क्या लिखेंगे, डीबी
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू current passing through wire. Directly proportional to current passing through wire. यानी जो करंट है, जो वायर से करंट पास करेगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बात समझ रहे हैं ना, एकदम सिंपल। ये जो बातें हम लिख रहे हैं, ये सभी बातें प्रैक्टिकली हम लिख रहे हैं। तो यहां हो जाएगा डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इक्वेशन नंबर 1, रिलेशन नंबर 1। ये सोच के देखो ना, इससे करंट जाएगा तबे ना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। दूसरा क्या देखे कि तो सोच के देखो, करंट किससे जाएगा? वायर से। अगर वायर नहीं हो तो डीएल 0 हो जाएगा, क्योंकि लेंथ नहीं है। तो जब लेंथ हाई नहीं है तो करंट जाएगा कहां? तो जब लेंथ 0 यानी जब डीएल 0 तो करंट 0, और जब करंट 0 तो मैग्नेटिक फील्ड 0। जब लेंथ बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, और जब करंट बढ़ेगा तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। जैसे हम डीएल ले, अब मान लो इस डीएल को 0 मान ले तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो इसके बीच भी कैसा रिलेशन था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो यहां लिख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी डीबी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब अभी डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल को क्या बोलते हैं? डीएल को क्या बोलते हैं भाई? तो लेंथ एलिमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एलिमेंट। नहीं, अरे ना होगा ना। ऐसे समझ के देखो, ये अगर लेंथ ना हो तो मैग्नेटिक फील्ड होगा? नहीं होगा। लेंथ होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब कैसा रिलेशन हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, और इसको मान लेते हैं रिलेशन नंबर 2। ये अब बोर्ड जो आपका भर चुका है, तो पहले इतना कोई स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इतना। अब हम लोग देखेंगे तीसरा पॉइंट, यानी पॉइंट नंबर 3। तो तीसरा पॉइंट में ध्यान देंगे, ये जो भी बातें बोल रहे हैं हम, ये प्रैक्टिकली बोल रहे हैं। ये प्रैक्टिकल किसने किया था? ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? तो ये एक्सपेरिमेंट किए थे बायो और स्वाट साहब। ठीक है, तो स्वाट साहब ने देखा कि अगर ये वायर है, इससे अगर करंट जा रहा है, आई करंट, इस मार्कर के बराबर लेंथ ले लेते हैं यहां से। यहां पे हमने एज्यूम कर लिया डीएल, तो इस मार्कर के बराबर लेंथ यहां पे आर, यहां पे पॉइंट पी जब माना और जब प्रैक्टिकली निकाले तो यहां मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ना कुछ वैल्यू मिला, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू यहां पे मिलेगा। जब वायर है यहां पे आर डिस्टेंस पे जब मैग्नेटिक फील्ड निकाला गया तो मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ना कुछ वैल्यू मिला। लेकिन जब इसी आर दूरी को जब इसके लाइन में माना गया, जब करंट फ्लो के डायरेक्शन में इतना ही दूरी लिया गया, यानी जब पी को वायर पे माना गया, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई वैल्यू नहीं मिला। यानी जो वायर था, जिस वायर से करंट पास कर रहा है और जिस डायरेक्शन में पास कर रहा है, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 मिला प्रैक्टिकली। लेकिन जो भी एंगल बन रहा था, जो भी एंगल बनाया गया, तो वैल्यू मिल रहा था, और सबसे मैक्सिमम 90 डिग्री पे मिला। तो कहने का मतलब है कि थीटा का मान जब 0 लिया गया
तो मैग्नेटिक फील्ड 0 मिला। यानी जिधर करंट जा रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा था उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कितना मिला? 0। यानी थीटा 0 तो बी 0, और थीटा जब मैक्सिमम 90 डिग्री पे पहुंचा तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम हो गया। तो ये किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए वैलिड है, साइन या कॉस? तो कॉस अगर 0 होता तो मैक्सिमम देता है, और यहां पे 90 पे मैक्सिमम मिल रहा था, यानी साइन जो एंगल फॉर्म कर रहा था यहां पे उसके किसके? साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ये प्रैक्टिकली देखा गया। मतलब जब ऐसे इतना ही दूरी पर जब ऐसे निकाला गया, जैसे ये भी आर है और ये भी आर है, तो जब ऐसे 90 डिग्री पे निकाले तो मैग्नेटिक फील्ड जो था वह मैक्सिमम मिला, लेकिन जब उसी डायरेक्शन में लेके बनाए तो मिनिमम मिला। तो साइन पे डिपेंड करेगा कि कॉस पे? तो कॉस पे नहीं करेगा, क्योंकि 0 जब हो रहा है तो कॉस मैक्सिमम हो जाता है। यहां पे 0 पे 0 हो रहा है, यानी मिनिमम हो रहा है, तो ये साइन के साथ वैलिड है। ठीक है, इतना नहीं समझना है, प्रैक्टिकली इसको समझ के याद कर लेना आपको। तो थर्ड नंबर में क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज directly proportional to sine of angle formed between dl वेक्टर एंड r वेक्टर। मतलब जो dl वेक्टर है, जो लेंथ एलिमेंट, और यहां पे पोजीशन वेक्टर, ये दोनों के बीच में जो एंगल बना उसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके? साइन के। ठीक है, कौन? तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन। यहां पे बोला है ना साइन, साइन ऑफ किसका साइन भाई? तो एंगल। तो वो एंगल कहां होनी चाहिए? तो फॉर्म्ड बिटवीन डीएल एंड आर। तो डीएल और आर के बीच में एंगल ये है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। रिलेशन बिटवीन 3। अब जो चौथा रिलेशन है ना, आप ऐसे ही समझते हो, जो पोल होता है, जो वायर पास करता पोल से, जो हाई वोल्टेज जो तार जो होता है, जो मोटी मोटी तारें जो पास करती है, उसके करीब जाओगे तब ना खींचेगा, लेकिन ये थोड़े एक नीचे से खींच लेता। ऐसा तो नहीं होता है। इसका मतलब कि जब डिस्टेंस बढ़ता है तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो जाता है, और उसके करीब जाएंगे तो वह इफेक्ट देगा। तो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये भी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिस्टेंस था उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। ई बराबर पड़े थे ना 1/4πε0 Q/r²। तो यहां भी r² होगा इनवर्सली में। तो लिखेंगे फोर्थ नंबर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली, बस यही इनवर्सली होगा, बाकी सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। क्या देखो तो स्क्वायर ऑफ, यानी ये तो बात है कि स्क्वायर होनी चाहिए, लेकिन किसका स्क्वायर होना चाहिए? तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर तो हम आर को माने हैं ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर ऑफ। तो किसका? तो यहां हो जाएगा dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या इसी को पढ़ सकते हैं dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। और ये हो जाएगा रिलेशन नंबर 4।
तो यहां पे 4 रिलेशन आ गए, रिलेशन 1, रिलेशन 2, रिलेशन 3 और रिलेशन 4। और ये चारों रिलेशन का जो LHS देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो अगर चारों को एक साथ कंबाइंड कर ले तो क्या हो जाएगा, तो फ्रॉम कंबाइंड इक्वेशन 1 2, यहां पर रिलेशन भी लिख सकते हैं, इक्वेशन की जगह रिलेशन भी लिख सकते हैं, 3 एंड 4 देन गेट। ठीक है, इस रिलेशन को आपको याद रखना होगा। थोड़ा सा बोर्ड क्लियर करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जब चारों रिलेशन को कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल। आइडियल हो जाएगा 1 2 से, और यहां पे क्या हो जाएगा, आइडियल साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, R²। तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग हटाते थे, कांस्टेंट आता प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहां पे अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसको हम हटा लेते हैं, तो बदले में एक कांस्टेंट आएगा। तो यहां पे कांस्टेंट को हमने क्या लिख लिया, K। तो हो गया K आइडियल साइन थीटा अपॉन R²। ठीक है, हियर K इज, समझ रहे हैं ना, K इज अलग अलग लिखना है, एक के में नहीं लिखना है, न तक गड़बड़ा जाएगा। वेर K इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ये क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, एंड इट्स वैल्यू इज μ0 बाई 4 पाई इन SI system for air and vacuum। तो यहां पे जो K है, यहां पे K क्या है, तो यहां पे K जो है वह एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है और इसका वैल्यू हुआ μ0 बाई 4 पाई। तो इसी फॉर्मूला को हम यहां पे लिख सकते हैं, dB इज इक्वल टू μ0 बाई 4 पाई। ये जो K है, इस K के जगह ये वैल्यू रख दिए, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो आइडियल साइन थीटा अपॉन R²। तो जैसे हम लोग कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते थे, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R², इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो वहां पे ये जो हम लोग एप्सिलॉन नॉट बोलते थे, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट वहां क्या था, तो फ्री स्पेस यानी वैक्यूम या एयर का परमिटिविटी कांस्टेंट था, और यहां जो μ0 है ये परमिबिलिटी कांस्टेंट है, वहां परमिटिविटी, यहां परमिबिलिटी। ठीक है, तो लिख देते हैं, हियर μ0 इज permeability constant of free space और एयर। तो फ्री स्पेस या एयर का ये परमेबिलिटी कांस्टेंट है, कौन, ये μ0, और इसका वैल्यू कितना होता है, एंड इट्स वैल्यू इज, और इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है μ0 अपॉन, सॉरी, इसका वैल्यू होता है 4 पाई आई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, इस μ0 का वैल्यू होता है। ठीक है, तो अगर यहां पे इस वैल्यू को हम रख दें तो हो जाएगा dB इज इक्वल टू, ये 4 पाई कट जाएगा क्योंकि μ0 का वैल्यू है, μ0 का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अब बटा में 4 पाई, तो ये 4 पाई कट जाएगा ना, तब फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तब फॉर्मूला हो जाएगा 10⁻⁻7 और उसके बाद हो जाएगा आइडियल साइन थीटा अपॉन R²। इससे आपका न्यूमेरिकल जो है बन जाएगा।
ठीक है, तो ये था आपका बायो-सवार्ट लॉ। आपको बता दें कि एग्जाम में बायो-सवार्ट लॉ का एक और नाम आपको जानना होगा, क्योंकि वो भी पूछ सकता है, लैपलास लॉ भी इसको बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैपलास, लैपलास नहीं, लैपलास लॉ। तो लिख देते हैं यहां पे, बायो-सवार्ट लॉ, बायो-सवार्ट लॉ is also called Laplace लॉ। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो लैपलास लॉ भी कहते हैं। तो बायो-सवार्ट लॉ का एक और नाम है लैपलास लॉ। तो ये कंप्लीट हो गया। तो 5 मार्क्स के लिए इतना ही लिखना है। अगर बायो-सवार्ट लॉ पूछेगा, कहेगा एक्सप्लेन द बायो-सवार्ट लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आपको इसी प्रकार से लिखना होगा। या सिंपल ऐसे भी पूछ सकता है, एक्सप्लेन द बायो-सवार्ट लॉ या एक्सप्लेन द लैपलास लॉ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बायो-सवार्ट लॉ का यूज हम लोग क्यों पढ़े? तो मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका भी वेक्टर फॉर्म होगा। तो अगला टॉपिक होगा मेरा वेक्टर फॉर्म। अगला टॉपिक क्या होगा? वेक्टर फॉर्म। तो देखिए यहां पे वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सवार्ट लॉ, यानी इस बायो-सवार्ट लॉ का हम लोग वेक्टर फॉर्म देखेंगे। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होगा। देखिए अभी आप पढ़े हैं सिंस dB इक्वल टू क्या पढ़े हैं? तो dB इक्वल टू हम लोग पढ़े मी नॉट बाई 4 पाई RDL साइन थीटा अब बटा में R स्क्वायर, यही पढ़े ना। हम ऊपर नीचे इसमें R से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, कर सकते हैं ना। इतना तो अभी आप पढ़े हैं ना, ये तो आपका पढ़ा हुआ है। और सेम नंबर से, सेम क्वांटिटी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं dB इक्वल टू मी नॉट अपॉन 4 पाई, फिर यहां हो जाएगा RDL साइन थीटा, सॉरी आइडियल R साइन थीटा, ये R को मल्टीप्लाई कर दिया यहां देखो, अब अपॉन हो जाएगा RQ, हो जाएगा ना। अब देखो हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं dB इक्वल टू मी नॉट बाई 4 पाई और I अपॉन RQ। तो I अपॉन RQ हम कर लिए, अब अलग क्या बच गया? तो यहां पे ऐसे कर दिए DL R साइन थीटा, लिख सकते हैं ना। आपको पता है, ये कंप्लीट समझ रहे हैं ना। I और RQ को बाहर कर लिए और DL R साइन थीटा एक साथ कर दिए। आपको पता है, सिंस वी नो डैट, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, ये जो अभी लिखने वाले हैं हम दोनों लोग जानते हैं कि अगर कहीं लिखा रहे AB साइन थीटा, तो उसका वैल्यू होता है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, होता है ना, AB साइन थीटा। तो इसमें A के जगह क्या है? DL, B के जगह क्या है? R, और साइन थीटा की जगह साइन थीटा। तो उम्मीद करें इतना तो आपको आता होगा। अब इसको कर देंगे वेक्टर फॉर्म। तो ये dB से कर दिए dB वेक्टर, मी नॉट बाई 4 पाई I अपॉन RQ हो जाएगा। और उसके बाद इसको लिख सकते हैं हम DL वेक्टर अक्रॉस R वेक्टर, जैसे A B साइन थीटा तो A क्रॉस B, तो ऐसे हो जाएगा ना। और ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म।
ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? इसको हम और एक लाइन बढ़ा दे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डीबी वेक्टर इज इक्वल टू मी नॉट बाय 4 पाई, यानी मी नॉट अपॉन 4 पाई, और आगे बढ़ा दो आई अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो तुम कहोगे कि सर यहां आर क्यों है या आर स्क्वायर क्यों कर दिए, तो इसमें से एक आर को उधर ले जा रहे हैं हम, तो यहां पर हो जाएगा डीएल वेक्टर अक्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको पता है किसी भी वेक्टर में अगर उसकी मैग्नीट्यूड से भाग दे दे, अगर किसी वेक्टर में उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो हम लोग को यूनिट वेक्टर मिल जाता है। हम लोग को क्या मिलता है? यूनिट वेक्टर। अगर किसी वेक्टर में उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे दे तो हम लोग को क्या मिलता है? यूनिट वेक्टर। तो यहां भी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर है, तो यहां भी क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर। तो इसी फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डीबी वेक्टर इक्वल टू मी नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर डीएल वेक्टर अक्रॉस आर कैप, वेक्टर फॉर्म में हो गया ना, आर कैप यूनिट वेक्टर। अब तुम ये कहोगे कि सर आर कैप क्या है? आर कैप क्या है? तो हियर आर कैप इज यूनिट पोजीशन वेक्टर। आर कैप क्या है? तो यूनिट पोजीशन वेक्टर। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, इसका डायरेक्शन भी होगा। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होता था? तो ए और बी वेक्टर दोनों के प्लेन पे परपेंडिकुलर। मैथ में भी वेक्टर चल गया होगा आप लोग का, फिजिक्स में भी 11th में पढ़े हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन पे परपेंडिकुलर। तो इसे डीबी का डायरेक्शन क्या होगा? तो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के प्लेन पे परपेंडिकुलर, डीएल और आर वेक्टर के प्लेन पे परपेंडिकुलर। तो इसमें एक लाइन लिख देते हैं यहां पे, डायरेक्शन। डायरेक्शन डायरेक्शन तो क्या होगा? डीबी वेक्टर इज ऑलवेज, मतलब हमेशा होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन प्लेन ऑफ डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। यानी डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के जो प्लेन बनेगा उस पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो परपेंडिकुलर होगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन प्लेन ऑफ लेंथ एलिमेंट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। तो ये कंप्लीट हो गया आपका दोनों। जब भी वेक्टर फॉर्म पूछता है तो 2 नंबर पूछ देता है। अगर बायो-सवार्ट लॉ पूछेगा तो इस वेक्टर फॉर्म के जितना पहले बताए हैं उतना ही आप लिखेंगे। तो ये जो आपका बायो-सवार्ट लॉ है ये समाप्त हुआ। आप एक बार उतारने के बाद कॉपी को नोट करने के बाद कॉपी पर एक बार दोबारा देख लीजिएगा और आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में अगला टॉपिक पढ़ते हैं। आप सभी को धन्यवाद।